गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 2022 के तीसरे सेट का खंड खा यानी केमिस्ट्री लगाएंगे। देखते हैं इसका पहला प्रश्न पांचवे का क्या कह रहा है कि निम्न प्रोपेनल है। प्रोपेनल क्या है? तो प्रोपेनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रोपेनल में पता होना चाहिए कौन सा सूत्र इसमें अनुलग्नक क्या है। अनुलग्नक है एल्डिहाइड अल। ठीक है, एल्डिहाइड का समूह क्या होता है? CHO। CHO के लिए 3 कार्बन का यौगिक बना लीजिए, CH3 CH2 CHO। इसका मतलब 3 कार्बन है, साथ में 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 6 और एक ऑक्सीजन, यानी C3H6O, यानी ये समूह सही होगा। ठीक है, इसके बाद धातु, लिथियम धातु है। कौन ठंडे तल होने से हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, क्योंकि जिंक सभ्यता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी और ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा था बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसके गुणधर्म लिखिए। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है कि धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसका समीकरण आप लिख सकते हैं Na2CO3 H2O CO2 that for 2 NaHCO3, यानी धावन सोडा Na2CO3 जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करें, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसके गुणों में लिख सकते हो, यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण पदार्थ है तथा यह जल में अल्प विलीन है। साथ में कह सकते हैं इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। एक गुण ये भी लिख सकते हो। छठे का खा पूछ रहा था पीएच मान क्या है। तो पीएच मान से आप क्या समझते हैं? तो पीएच मान क्या है? 10 की ऋणात्मक घात जो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करती है, पीएच मान कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो H+ आयनों का सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस पीएच, 10 की ऋणात्मक घात जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करती है, पीएच मान कहलाती है। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन क्या है? इसमें पूछ रहा था प्रश्न ये भी कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब हाइड्रोजन सांद्रण निकालना है, याद रख सकते हैं 10⁻⁷। ठीक है, पीएच मान 7 होता है, 10⁻⁷ हाइड्रोजन सांद्रण शुद्ध जल का हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 का खा हो गया। तो छठा प्रश्न क्या कहता है कि छठे प्रश्न का गा प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा आधुनिक आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तथा आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं में 2 विशेषताएं पूछी थी, आप लिख सकते हैं इस आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज खानों में विभाजित किया गया जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, 7 क्षैतिज खानों में विभाजित किया गया जिन्हें आवर्त कहते हैं। 7 क्षैतिज और 18 ऊर्ध्वाधर खानों में विभाजित किया गया है। 7 क्षैतिज खानों को आवर्त, ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या समूह कहा गया है। इस सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया है। अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो नंबर 3 पे कि इस सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में स्थान दिया गया है। एक साथ इस प्रकार रखा गया, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि एक समान गुण वाले तत्व एक समूह में उपस्थित हो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का क्या लिखिए। प्रश्न नंबर 7 का क्या कह रहा है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है? तो आप लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजी बंध द्वारा संतृप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणु संयोग नहीं कर सकते, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे भी लिख सकते हैं आप CH4 C2H6 C3H8 एक्सेट्रा। ठीक है, तथा वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणु संयोग कर सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन तथा एल्काइन। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का खा कह रहा है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो 7 का खा कह रहा है खनिज और अयस्क में अंतर। तो खनिज में क्या लिखेंगे?
पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त सभी संयुक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाले सभी संयुक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, आदि। कोयला, पेट्रोलियम आदि। तथा अयस्क में आप लिखेंगे कि वे खनिज जिनसे धातु पृथक की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, कॉपर पायराइट, आदि। नीचे लिख देना, अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं। यही एक मुख्य अंतर है दोनों में कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 8वां प्रश्न, इसको हटा दें, लिखिए होगा। आठवां प्रश्न देखिए, आठवें प्रश्न में कह रहा है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए 8वें प्रश्न में कह रहा था कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी? कार्बनिक यौगिकों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी अन्य एक संयोजी परमाणु अथवा मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे मेथेन सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके अपने हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देती है। एक एक करके इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। CH4 plus Cl2 that for CH3 Cl plus HCl, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ गया। इसको कहेंगे मोनोक्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे इसको? मोनोक्लोरोमेथेन। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे मोनोक्लोरोमेथेन, ठीक है। इसके बाद ये मोनोक्लोरोमेथेन से एक क्लोरीन परमाणु, फिर एक क्लोरीन अणु क्रिया करता है और क्लोरीन अणु क्रिया करके इसके हाइड्रोजन परमाणु को फिर स्थापित कर देता है। इस प्रकार बन जाता है डाइक्लोरोमेथेन। मेथेन से दो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, इसकी जगह पर दो क्लोरीन आ जाते हैं, CH2Cl2। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन और निकलेगा जिसको कहेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और लास्ट इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं और यह विक्रिया प्रतिस्थापन विक्रिया कहलाती है। दूसरा इसमें कह रहा था सहसंयोजी आवन, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आवन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,4। अतः यह 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, जिससे इनके मध्य बनने वाला बंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है, ठीक है। IUPAC पद्धति के लिए आप देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रसायनज्ञों ने एक विशेष पद्धति विकसित की, जिसे IUPAC पद्धति कहा गया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लास्ट एक क्वेश्चन और दिया है अथवा में, उसको भी देख लेते हैं।
सेट को खत्म करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH बनाने की विधि क्या है? एथिल अल्कोहल को क्षारीय केमनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो लिख देंगे कि एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। समीकरण दे सकते हैं आप इसकी C2H5OH प्लस O दैट फॉर क्षारीय KMnO4 दैट फॉर बन जाएगा CH3COOH प्लस H2, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल तैयार, एथेनोइक अम्ल। और क्या कह रहा है, इसको बैलेंस कर लेना, 2 का गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन में। और कह रहा है कि इसके 3 एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक गुणधर्मों के समीकरण देखिए, रासायनिक गुण केवल समीकरण पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ क्रिया करके एक एस्टर बनाता है CH3COOC2H5 प्लस H2O, ठीक है। एथिल एसीटेट बनाता है, एथिल एसीटेट। दूसरा लिखेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH अम्ल है, क्षार से क्रिया करा दीजिए NaOH से, क्या बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। अम्ल क्षार क्रिया करेंगे, लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो एक लवण बन जाएगा सोडियम एसीटेट, इसको क्या कहेंगे सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसके बाद तीसरा CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये लवण CH3COONA जल तथा CO2 गैस देता है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसी के साथ ही आपका सेट खत्म होता है। अगला सेट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए।